कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो आज हम किस तरह की दुनिया में जी रहे होते? आज भी हमारे यहाँ से वो मुस्लिम साड़ियाँ एक्सपोर्ट होती जो दुनिया भर में मशहूर थी। हमारे देश के कारीगर आज भी उतने ही मशहूर होते जितना उस समय थे जब उनके हाथों से बनी हुई चीजें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती। ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक हकीकत है जो कभी पूरा हो सकता है अगर हिस्ट्री के कुछ की मोमेंट जरा इधर से उधर हो जाते। इमेजिन दिस, 1750 में दुनिया के जीडीपी का 23% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले भारत देता था। भारत न सिर्फ अमीर था, वो विकसित भी था और स्वाभिमानी। बंगाल, हैदराबाद और मैसूर जैसे राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इरिगेशन और एजुकेशन सिस्टम में दुनिया में सबसे आगे था। फिर आए अंग्रेज, जिसकी वजह से 1900s में इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड 23% से मात्र 3% पर आ गया। और इन 200 सालों के राज के बाद हमारी रोटी छिन गई, हमारी जुबान बदली गई और हमारी सोच को गुलाम बना दिया। शशि थरूर ने अपने ऑक्सफोर्ड स्पीच में कहा था, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर स्टार्विंग चाइल्ड। और ब्रिटिश सरकार ने हमें सिर्फ यही दिया, भूख, बीमारी और बेइज्जती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ब्रिटिश कभी इंडिया आते ही नहीं तो क्या होता। बनारस और ढाका आज भी वर्ल्ड के फैशन कैपिटल्स होते, पेरिस और मिलान की तरह। रेलवेज हमारी जरूरत के लिए बनते, उनके लूट के लिए नहीं। और सबसे जरूरी बात, भारत का कभी पार्टीशन होता ही नहीं और ना लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ एक लकीर की वजह से मरे, और ना ये बरसों से चल रहा आतंकवाद का हॉरर हमें झेलना पड़ता। शायद हो सकता था कि 26 से 11 पुलवामा, उरी, ये सारे अटैक्स होते ही नहीं और कश्मीर का बॉर्डर डिस्प्यूट भी ना होता, क्योंकि अगर अंग्रेज इंडिया नहीं आए होते तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये सब इंडिया का पार्ट होते। तो अब सोचिए, अगर ये सब होता तो क्या हम आज भी अमेरिका के वीजा के लाइन में लगते, या फिर दुनिया हमसे सीखने आती। वीडियो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री नहीं है, ये एक ट्रूथ डिनाइड है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे लिखने का हक अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया था। सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ हर गली में कला जिंदा थी, जहाँ हर हाथ में हुनर था और जहाँ दुनिया खुद चलकर आती थी कुछ सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए। उसी इंडिया में जब अंग्रेज पहली बार आए तो दुनिया का 1/4 पैसा यहाँ घूमता। और उस वक्त हमारी ये जीडीपी कोई कॉर्पोरेट या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं थी हमारे किसानों के खेतों की वजह से, हमारे कारीगरों के हाथों की वजह से और हमारे बाजारों की रोशनी की वजह से। बनारस, मुर्शिदाबाद, औरंगाबाद, ढाका, ये शहर सिर्फ शहर नहीं थे, ये टेक्सटाइल कैपिटल्स थे। ढाका की मुस्लिम एक ऐसे कपड़े की साड़ी जो इतनी पतली थी कि पूरे 6 यार्ड्स एक मैच बॉक्स में फोल्ड हो जाए, और ब्रिटिश लोग इसे देख के कहते थे दैट इट्स लाइक वोवन एयर। और बनारस की जरदोजी यूरोप के रॉयल्स मांगते थे ताकि उनके कोट में एक्सोटिक इंडियन सिल्क थी। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बीवी जोसेफिन के इंडिया से मुस्लिम इंपोर्ट करवाई थी। फिर क्या हुआ, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि इंडियन क्लॉथ और इंडियन टेक्सटाइल इतना सुपीरियर है उनके मैनचेस्टर मिल से निकले हुए कपड़ों के कंपैरेटिवली, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। एंड दे डिड नॉट टेक एनी इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट दे टुक वाज स्ट्रेटेजिक, रूथलेस एंड कॉलोनियल। जब अंग्रेज इंडिया पर राज करने लगे तो उन्होंने इंडियन वीवर्स के हाथ तोड़ दिए। लिटरली उन्होंने इंडियन वीवर्स के अंगूठे काट, उनकी लूम जला दी गई, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई इंडियन कपड़ों पर, ताकि उनका ब्रिटिश मेड क्लॉथ यहाँ पर सस्ता हो जाए। और इन सब चीजों का रिजल्ट क्या हुआ, भारत जो कभी एक समय पर ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था, अब सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बन के रह गया। यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल्स बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था और पैसे अंग्रेजों की जेब में जाते। जो इंडियन कारीगर कल तक बादशाह के लिए कपड़े बुन रहा था, आज वो सड़क पर था, भीख मांग रहा था। तो सोचिए, अगर अंग्रेज कभी इंडिया नहीं आते तो आज मेड इन इंडिया का मतलब चीप लेबर नहीं बल्कि लग्जरी, लेगेसी और परफेक्शन होता। शायद हम ग्लोबल इकोनॉमी के लीडर्स होते। अब सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें भारत पर कभी भी ब्रिटिश झंडा नहीं लहराया गया, तो ना जालियांवाला बाग का हादसा होता और ना बंगाल में भूखमरी होती, ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान गंवाई। हमारे रेलवेज लूट का जरिया नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करते। अग्री कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज लाए, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि वो इंटरनल इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से सामान, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स तक ले जा सके, ना कि इसलिए कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इंडिया सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे नहीं, उनके पास टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स के साथ साथ आयरन, कोल, कॉपर, स्पाइसेस, जेम्स, ये सब कुछ था। और अंग्रेजों ने इंडिया में जो रेलवेज बनाए उनका इस्तेमाल इन्हीं सारी चीजों को अपने देश तक एक्सपोर्ट करने के लिए। और अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत। तो सोचिए, अगर अंग्रेज कभी नहीं आए होते तो ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते और इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम खुद अपना इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा कर। 1947 में ब्रिटिश जा चुके थे, लेकिन जो वो ले गए वो था 200 साल का डेवलपमेंट टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनरशिप, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस और स्वाभिमान। और ये सब वापस नहीं आ पाया। हाँ, उनके चले जाने के बाद हमारा देश आजाद जरूर हो गया, लेकिन कई एस्पेक्ट्स में हम आज भी गुलाम, उनकी सोच के, उनके नक्शे के, उनके स्ट्रक्चर्स के।
और क्या पता अगर ब्रिटिश नहीं होते तो शायद आज हमारा प्रेजेंट कुछ और होता, कुछ और बेहतर होता। आज जब हम शांति से चाय की चुस्की ले रहे होते हैं तो कभी आपने सोचा है एक वक्त था जब वो पत्ती और वो चीनी किसी के खून से मीठी बनी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, भारत को एक मिलिट्री कॉलोनी डिक्लेयर बिना हमारी किसी पर्सनल लड़ाई के उस वक्त हमारे 13 लाख जवान जंग के मैदान में भेजे। इसमें से 54,000 कभी वापस नहीं लौट पाए और 65,000 जख्मी हो गए। और हमारे 4,000 जवान कब गए, कहाँ गए और वो कहाँ हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ब्रिटिश क्राउन के पास भी नहीं। और जब वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों को अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए रोटी चाहिए थी तब इंडियन फार्मर्स से 100 मिलियन पाउंड्स निकलवाए। और वहीं 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हमें और भी बुरी तरीके से लूटा था, जिसमें हमारे 25 लाख इंडियन सोल्जर्स किसी और की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश से बाहर गए। लेकिन इस बार हमारे जवानों के साथ साथ अंग्रेजों ने हमसे 1.25 बिलियन पाउंड्स का कर्जा भी उठवाया। इसका ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई इंटरेस्ट है और ना कोई रिपेमेंट, क्योंकि उनका लॉजिक था दैट कॉलोनीज डोंट डिजर्व रिटर्न्स। और जब 1943 में बंगाल में सबसे बड़ी भूखमरी आई, इसमें 40 लाख लोग भूख से मर गए। इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब पत्ते खाकर जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के लोगों का खाना कहीं और ले जाकर एज स्टॉक रिजर्व रखा था अपने सोल्जर्स के लिए। और जब बंगाल में लोग मर रहे थे तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया में थे, जब वो विंस्टन चर्चिल को लेटर्स लिख रहे थे कि यहाँ लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, डू यू नो व्हाट विंस्टन चर्चिल सेड? He said, and I quote, "Why hasn't Gandhi died yet?" That was his statement. Just look at the audacity of those people, and we call these people civilized, जिन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि उनकी वजह से, उनके एक एक्शन की वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि 40 लाख लोगों को अपने ही देश में, अपने ही देश का खाना डिनाई कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली। और अंग्रेजों ने इंडिया से सिर्फ पैसा, गोल्ड या लैंड नहीं लूटा, उन्होंने हमारी कितनी सारी नस्लें खत्म कर दी। और लूट सिर्फ सोने या चांदी की नहीं होती, सबसे बड़ी लूट होती है किसी के पहचान। और आज लंदन के कुछ सबसे अमीर और एलीट परिवार हर साल बकिंगम पैलेस के कॉकटेल पार्टीज में चमकते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी आधी से ज्यादा जायदाद उन पैसों से बनी है जो अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट कर ले गए? कि अंग्रेज हमेशा से ये जानते थे कि इंडिया कितना अमीर है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे ऑलवेज यूटिलाइज इंडिया एज देयर कैश कव। और इन सब में सबसे बड़ा नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसे ब्रिटिश क्लाइव ऑफ इंडिया कह के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की धरती को इस तरह से बर्बाद किया जिसकी भरपाई शायद हम आज तक कर रहे हैं। उसने सिर्फ बंगाल से 234 मिलियन पाउंड्स का वेल्थ निकाला, जो आज के जमाने में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, बंगाल जो कभी दुनिया के सबसे अमीर रीजन्स में से एक था, उसी बंगाल को अंग्रेजों ने अपने रूल के अंदर भूखा बना। सोचिए, अगर अंग्रेज कभी इंडिया नहीं आए होते तो क्या आज भी दुनिया हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के बुलाती? शायद नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के इंडिया आने से पहले हम अपनी रफ्तार से, अपनी पेस से आगे बढ़ रहे, ना किसी के दबाव में और ना किसी के आश्रय। सोचिए, अगर अंग्रेज कभी भारत नहीं आए होते तो क्या हम आज भी ये मेंटल लॉकडाउन फेस कर रहे होते, जिसके अंदर हम इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझने की बजाय उसे एक क्लास समझते हैं? क्या हम आज भी अपने लोगों को इस बात पर जज कर रहे होते कि वो इंग्लिश कितनी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, या फिर हम अपनी भाषा में प्रॉस्पर कर रहे होते जैसे चाइना, जापान और जर्मनी ने किया बिना अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनाइज हुए? तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अंग्रेज कभी इंडिया आते ही नहीं तो क्या आज के डेट में हम एक सुपर पावर होते? तो अब सवाल ये है कि बिना अंग्रेजों के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के आज हमारी जीडीपी कहाँ हो? क्या आज हमारी जीडीपी 15 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क पर होती है, बिल्कुल चाइना की तरह, जहां हम खुलकर अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे होते? और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो सकता था क्योंकि अगर अंग्रेज इंडिया नहीं आए होते तो हमारे बीच में, इंडियंस के बीच में एक हार्मनी और एक यूनिटी होती, हम पर कभी किसी ने डिवाइड एंड रूल नहीं किया होता। आज हमारे साथ मजबूरी है कि हमें अपने जीडीपी का मेजर चंक हमारे डिफेंस सिस्टम पर लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पर अगर अंग्रेज कभी इंडिया आते ही नहीं तो आज इंडिया का मैप कुछ और ही दिखता। और अगर हम पर कभी किसी ने डिवाइड एंड रूल नहीं किया होता तो हमारी डाइवर्सिटी आज और भी मजबूत होती, हमारे कम्युनल टाइज और हमारे रिलीजियस इंटीग्रेशंस और भी स्ट्रांग होते। और एज इंडियंस हम ना सिर्फ एक दूसरे से रिलेट कर पाते बल्कि एक दूसरे को समझते भी, और एक ट्रू यूनिटी होती जिसमें हम सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते। और फिर सोचिए, हम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट में कितना आगे होते हैं। अगर अंग्रेज कभी इंडिया आते ही नहीं तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और थिंकर्स को अपना स्पेस मिल, जहाँ रमन, बोस और भाभा जैसे माइंड्स को अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का मौका मिलता। और हो सकता था कि इसकी वजह से भारत एक ग्लोबल टेक लीडर बन जाता। हो सकता था कि हम दुनिया को अपना विजडम, कल्चर और सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर रहे हो, ना कि विदेशी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो। अगर अंग्रेज कभी इंडिया नहीं आए होते तो हम अपनी कहानी खुद से लिख रहे होते, एक ऐसी कहानी जिसे लिखने का हक हमसे छीन लिया। I know that it's a bittersweet thought. आज अपने खोए हुए पोटेंशियल को हम सिर्फ इमेजिन ही कर पा रहे हैं, पर ये व्हाट इफ एक रिफ्लेक्शन है। जो हमने खोना था वो खो गया, पर इन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने जो सीखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते हमें ये बात याद रखनी होगी कि भारत कभी गरीब नहीं था, उसे गरीब बनाया गया। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हमारे लिए अपनी ताकत को पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा।